ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और आप सभी जानते हैं कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है आज की मुलाकात भारत के असली वारिसों के साथ, असली वारिसों के साथ। भारत के असली वारिस वही हैं जो भारत के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, जो भारत के लोगों के साथ हैं, जो भारत के मतलब जो किसानों के साथ हैं। असली वारिस वही हैं, बाकी तो सब अगर नहीं उठा रहे हैं तो उनको असली नहीं कहा जा सकता। तो आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो मेहमान जुड़ रहे हैं, गुरु सेवक सिंह जी हैं, और हमारे साथ नौशीन बाबा जी हैं, बाबा खान जी, और स्वर्ण सिंह जी हैं, और जाहिद इकबाल जी हैं, कमलजीत सिंह जी हैं, और मनप्रीत सिंह जी हैं। राघवा जी ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। तो जुड़े आज हमारे स्टूडियो के अंदर आए हैं, और उनसे मुलाकात करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जो हालात खराब चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। आज के जो प्रोग्राम का नाम हमारा है आज की मुलाकात भारत के असली वारिसों के साथ। असली वारिस वही होते हैं जो सच और हक की आवाज़ बुलंद करना जानते हैं, वरना जो नकली वारिस हैं वो देश को गुमराह करना या देश के हैं। आप ये सभी जानते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है। तो आज बात करेंगे हम किसान आंदोलन के ऊपर। किसान आंदोलन कैसे कामयाब होगा या कैसे सफल होगा। हमारे साथ में 5 मेहमान जुड़े हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। गुरु सेवक सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वर्ण सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। नौशीन बाबा खान जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मनप्रीत सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जाहिद इकबाल जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो सवाल करेंगे सबसे पहले हम गुरु सेवक सिंह से कि जो आज के हालात जो चल रहे हैं, सभी जानते हैं कि भारत में जो है आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन को कामयाब कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरा मनप्रीत सिंह से सवाल करें, गुरु सेवक सिंह से बाद में करेंगे। मनप्रीत सिंह जी, जो 2002 में जो 20 में जो फार्म बिल है कि फार्म बिल के अंदर जो कमियां है या बहुत सारे बता जाए तो सिंधु बॉर्डर के जो अनुभव है वो उसके बारे में बताया कि जो चल रहा है सारा कुछ, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। ये जो दिल्ली को सिंहों ने घेर रखी है, पहली बार तो घेरी नहीं, मतलब पहली बार भी कई बार इसको घेरी है दिल्ली सिंहों ने, लेकिन इसको फतेह भी की है। तो ये सिंहों का दिल्ली के अंदर एंटर होना, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में क्या समझा थोड़ा जी। देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि दिल्ली में जो सिंह पहुंचे हैं, जो किसान पहुंचे हैं, पूरी मानवता पहुंची है, खाली किसान नहीं है जी। तो वहाँ सब हर जाति का इंसान मौजूद है। सब वहाँ पे सबसे पहले किसान बाद में है, जहाँ कोई भी धर्म बाद में, पहले इंसान है हम लोग। तो जितने भी अपने धरने पे पहुंचे हैं अपने वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है। वहाँ पे सबके साथ इतने प्यार के साथ रह रहे हैं, इतना वहाँ प्यार है कि मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और लोकल जो वहाँ की लोकेलिटी है, वो इन धरना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का इतना अच्छा साथ दे रहे हैं कि वो घरों की चाबियां, घरों के अपने बाथरूम के टॉयलेट की चाबियां, यहाँ तक कि किसानों के कपड़े अपने घर में लेके जा रहे हैं और वो उनको साफ करके दे रहे हैं कि आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। और इतना प्यार मैंने आज तक कहीं देखा नहीं था जितना मैं वहां जाके मैंने देखा। और बाकी सबका देखिए एम एक ही है कि ये जो बिल है, बिल खाली देखिए किसानों का नुकसान नहीं है, इस बिल से ये नुकसान हर इंसान का है। तो ये अगर कॉर्पोरेट घरानों के अंदर चला जाएगा, मान लीजिए सारा सिस्टम, तो ये महंगा जो भी ये सामान, ये तो नॉर्मल आदमी को भी खरीदना पड़ेगा।
तो इसका असर सबके ऊपर पड़ेगा। किसान तो समझ लीजिए, किसान अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरी मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज कोई सामान मान लीजिए आटा, चावल, दाल महंगा होगा तो किसके ऊपर? सब हर इंसान के ऊपर फर्क पड़ेगा। किसानों का क्या, उनके घर में तो खाने के लिए फिर बच जाएगा, लेकिन जी जो नॉर्मल खरीद के खाने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये चीज को हर इंसान समझने लग गया है। जी, मनप्रीत सिंह जी, मैं अभी आपके पास में आया हूँ, गुरशेव सिंह से सवाल कर लें। गुरशेव सिंह जी, आप बताएं, जैसे ये जो आईटी सेल के जो शैतान लोग बैठे हैं, ये जी जो मैं शैतान इस करके बोलता हूँ, जो झूठ बोलना जानते हैं उनको हम शैतान बोलते हैं। तो शैतान के जो आकाए हैं, जो बहुत सारे बैठे हैं पीछे, तो ये जो इस जो आंदोलन चल रहा है, इसको एक तरफा मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आईटी सेल वाले या जो मीडिया वाले हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, कोई भी किसी तरह से भी कुछ समझाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को इस चीज की नॉलेज है कि हमारे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आईटी सेल जितना भी कोशिश कर रही है अपने ट्विटर से, अपने मैसेंजर से या अपने मीडिया से, जिस तरह से भी ये समझाए आदमी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर आदमी जागरूक है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का युग है। किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई इनकी सोच से अपने सहमति दे इनके साथ। तो मैं यही कहूंगा कि पंजाबी में एक कहावत है कि सब रड़े कबूतर ने चिट्टे ते गोले हुए, सानू भाव बदामां दे बेचने छोले हुए। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣੇ ਛੋਲੇ। तो सो इस वास्ते नहीं बेच सकने। किसान ਨੂੰ हर चीज बारे नॉलेज है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही लग गया होगा कि दिल्ली ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ जिस तरह ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਚੜਾਈ ਹੈ परमात्मा ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ कामयाब होंगे। जी जी, गुरसेव सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन आईटी सेल के बारे में सारे भी खुलासे भी करवाने आपसे। कुछ जो कर रहे हैं, ये कुछ जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, या अपने फैमिली को भी गुमराह कर रहे हैं, या खुद को गुमराह कर रहे हैं, या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सरवण सिंह जी, जैसे हम देख रहे हैं इसमें कि सरकार जो है, सरकार इस मुद्दे को सुलझाने में इतना समय क्यों ले रही है, जबकि किसान के पास तीनों बिलों के खिलाफ ठोस कारण के इन कानूनों को रद्द किया जाए, तो सरकार इस पे क्यों इसमें मतलब कर रही है, जबकि किसान इस पर अड़े हुए हैं कि ये बिल जो है ना ये खत्म होने चाहिए। तो सोलन सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्योंकि सरकार के पास अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ये सरकार ऑलरेडी जो है कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में बिक चुकी है। ये उनकी कठपुतली है। आज अगर ये बिल रद्द कर देती है तो कॉर्पोरेट घरानों ने जितना इतना पैसा इन्वेस्ट किया है वो तो सड़क पे आ जाएंगे। अब ये उनको बचाने के लिए जो है ये किसानों की जो है लापरवाही कर रहे हैं, अनदेखी कर रही हैं। तो इसलिए जो है ये जब तक कानून पास जो ये है ये इसलिए लेट कर रहे हैं ताकि जो है ये दुखी होकर के ये उठ के भाग जाएंगे। उसके बाद जो है ये हमारा मसला जो है ऐसे खड़े का खड़ा रह जाएगा। और ये इसलिए इसको ज्यादा लेंथी खींच रहे हैं। कभी ये कोई बहाना लगाते हैं। अभी जिन्होंने नया इशू कर दिया कि नया कोरोना आ रहा है, तो ये सरकार समझ चुकी है कि पहले जैसे सीए एनआरसी के मुद्दे पे इन्होंने लोगों को जो है धरनों से उठाया था। अब इनकी ये नई साजिश है कि ये फिर से कोरोना का नाम लेकर के जो है वहां से बॉर्डर भी खाली करने के चक्कर में है। इसलिए ये सोचे कि जैसे तैसे जो है दुखी होकर के ठंड में पड़े दुखी होकर के किसान जो है भाग जाए। जी, जाहिद जी, जैसे आपके बारे में सुना है कि हम शायरी भी सुनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कोई शायरी के द्वारा कोई जो संघर्ष चल रहा है इसको थोड़ा मजबूती का कोई ऐसा शायर सुनाए, ताकि जो जो सो रहे हैं बड़े हमारे जैसे, वो थोड़ा उस शायरी को सुनकर जाग जाए, कुछ कर पाए लोगों को। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सुनने के आदी होते हैं और करने के आदी कम होते हैं, लेकिन आपकी शायरी में दम इतना होना चाहिए कि सुनने के लायक भी हो और करने लायक भी खड़ा हो जाए। सुना है शायरी कोई जाहिद जी? जी, मैं तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल का वो 3 शेर सुनाना चाहूंगा जी। कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफिला हिला दो, गरमाओ यकी से कुंजश्क फरो माया को शाही से लड़ा दो,
जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। तो जब किसान ही नहीं बचेगा तो फिर वो अनाज किसके लिए उगाए और कैसे उगाए? आप जो बिल लेकर आए हैं किसानों के खिलाफ और आप बात कर रहे हैं कि ये किसानों के हित में है, और जबकि किसान कह रहे हैं कि ये हमारे हित में है ही नहीं, फिर आप इतना जबरदस्ती उनके ऊपर फोर्स क्यों कर रहे हैं? जी एक अगर आप इजाजत दे या मुझे फिर अगर दोबारा मौका मिले तो मैं एक और नज़म सुनाना चाहूंगा। दोबारा नहीं, अभी अभी आधा घंटा पौना घंटा प्रोग्राम चलना है, अभी आप सुनाते रहना, बार बार हम आपके पास आएंगे। भी 3-4 जी जी मेहमान से जुड़ रहे हैं। ओके नौशीन जी बाबा खान जी, आप बताएं कि जो आजकल मीडिया चल रही है, ये मीडिया किस तरह का रोल निभा रही है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, और जो गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको रवीश कुमार गोदी मीडिया कहते हैं, उसको गोबर मीडिया कहते हैं, जो बदबू फेंकती है, मतलब सारे दिन झूठ बोलती है, तो हम उसको बोलते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सबको तो पहले यहाँ पे सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं मेघराज जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने देखा, हमें सराहा, आपने अप्रोच किया और हम लोग फिर सभी साथी लोग तैयार हुए इस बहस पे बैठने के लिए, क्योंकि ये जो होता है ना, ये चर्चा बहुत जरूरी है। ये जो आप कर रहे हैं ये उसका सबूत ही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया काम ही नहीं कर रही है, वो ब्रोकरी का काम कर रही है। या फिर अभी जो किसान लोग वहां पे बैठे हैं उन लोगों ने नाम दे दिया है कि गोदी मीडिया नहीं, ये दलाल मीडिया है। बिल्कुल ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं। और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किसान वहां पे कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग जो लाइव वीडियोस चलाते हो, तो मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि हमारे जैसे लोगों की आवाज आप बन रहे हैं। और ऐसे ही आगे काम कीजिए। आप ये लक़ब देते हैं कि हिंदुस्तान के असली वारिस, जब ये लक़ब आप दे देते हैं तो हमारे कांधों पर किस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है वो हम जानते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरा दिलो जान लगा देते हैं कि हम उस इम्तिहान में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में खरे उतरे। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये उसका सबूत है कि हमारा जो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गणतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर वही बिक जाए, वही कॉर्पोरेट हाउसेस की गुलामी करे, एक्चुअली ये सरकार की भी गुलाम नहीं है, ये कॉर्पोरेट हाउसेस की गुलाम है, क्योंकि 90% जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कौन ओन करता है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम कर रही होती तो नौशीन बाबा खान को अपना पेज ना चलाना होता, मेघराज सिंह जी को वहां पेंसिल्वेनिया से ये पोर्टल ना चलाना होता, किसानों को वहां पे ट्रॉली टाइम्स ना चलाना होता, किसानों को वहां पे वेबिनार्स ना चलाना होता, किसानों को वहां पे किसान एकता मोर्चा पेज ना बनाना होता, उनकी आवाज बनती। लेकिन ये सीधा सीधा दलाली का काम नहीं, किसानों के पीठ में खंजर भोंकना है। जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम किया गया, जिस तरीके से ये कहा गया, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये बिल उनके हित में है। अरे मैं वीडियोस देखती हूँ और आप लोग भी जानते होंगे, जो मनप्रीत जी वहां से होकर आए हैं, मैं तो बोलूंगी हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं हम लोगों से ज्यादा मालूम है उनको, पूरी नॉलेज, पूरा बिल घोल कर पी रखा है किसानों ने। तो ये गलत तरफ चला गया है इन लोगों ने जो। और एक बात जो है, आपका जो ये पूरा प्रोग्राम है कि इसको सक्सेस कैसा किया जाए, तो हम 4-5 लोग वहां से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि किसी भी मूवमेंट को सक्सेस करने के लिए आपको धैर्य की जरूरत होती है, आपको लगातार बने रहने की जरूरत होती है, आपको लगातार डटे रहने की जरूरत होती है। तो ये सीख हमें उन सिंघू बॉर्डर में जो किसान बैठे हैं, राजस्थान बॉर्डर में जो बैठे हैं, हरियाणा बॉर्डर में जो बैठे हैं, उनसे हमको सीखने को मिल रही है कि धैर्य बोलिए, डटे रहना बोलिए या बने रहना बोलिए। बदनाम भी उनको कर रहे थे, वाटर टैंक उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया, उनको खालिस्तानी बोला गया, उनको टेररिस्ट बोला गया, लेकिन वो धैर्य के साथ वहां बैठे हुए हैं। और ये चीज मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन जबान बनकर हम तो बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने ये लक़ब दिया है कि हक की आवाज, तो हक की आवाज तुम जितना भी दबा लो उठती जरूर है, बदलाव आता जरूर है। जी
तोसिन जी, आपने इसका शायद नाम पढ़ा होगा, वॉइस ऑफ मानवता। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है आप सभी की आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की, सबकी आवाज़ है, बस शैतानों की आवाज़ नहीं। शैतानों का उल्टा उसमें फंसा देते हैं कई बार आकर। तो मनप्रीत सिंह जी, जैसे हमने बात करी आपसे कि वहाँ सिंधु बॉर्डर पे जो जो चल रहा है, आप वहाँ पर होकर आए हैं, तो बहुत सारे शैतान लोग भी वहाँ पर आकर घुसे हैं, मतलब आरएसएस के दल्ले, जो आरएसएस के टुक्कड़ बोझ हैं, जो खाने वाले, वो मांग के भीख खाने वाले लोग हों, तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें उसके बारे में क्या ख्याल है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहाँ पर आ गए आरएसएस के, तो और भी मतलब बहुत सारे हैं जो मतलब ऐसे क्यों करना चाह रहे हो? मनप्रीत सिंह जी। देखिए जी, वहां पे जो सरकार की जो प्लानिंग थी कि इतना बड़ा जो इकट्ठ है लाखों की गिनती में किसानों का, इसको बदनाम कैसे किया जाए, गोदी मीडिया के थ्रू इनको प्रोपोगंडा कैसे बनाया जाए, इनको बदनाम कैसे किया जाए, वो साजिशें जो पहले दिन से ही सरकार रच रही है। तो वहां पे किसान, देखिए मैं तो ये चीज जानता हूं कि वो किसान नहीं, समझ लीजिए भगवान बैठे हैं। वो धरने पे किसान नहीं है, भगवान बैठे हैं। अगर किसी को भगवान के दर्शन करने हैं तो सिंघू बॉर्डर जा सकता है, उनके दर्शन कर ले। और वो देखिए इतना पीसफुली प्रोटेस्ट उन्होंने चलाया, जितनी भी सरकार की कोशिशें सीगी उनको बदनाम करने की, हर एक को करारा जवाब दिया। रात को वो लोग डेली वहां पे बैरिकेड करते हैं, और जो भी शरारती आंसर आते हैं उनको बाहर ही रोक देते हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। खाली दिन में छूट रहती है कि कोई भी अननोन पर्सन अंदर आ सकता है, जा सकता है। और सरकार ने यहाँ तक कि वहां की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो भी बंद कर रखी हैं, और जो सिंघू बॉर्डर का जो टाउन है उसको भी रात को लाइटिंग सरकार बंद कर देती है। और किसान अपने ट्रैक्टरों की और अपने सोलर वहां पे लगा के बैठे हैं, जिनके सहारे वो रात वहां पे बिता रहे हैं। तो सरकार की बहुत ज्यादा, सरकार जितनी कोशिशें उनको बदनाम करने की कर रही है ना, उनसे 1% कोशिश भी अगर उनको घर भेजने की कर देती तो अभी तक ये मसले हल हो जाते, तो वो अपने घर में होते। और मैं सलूट करता हूं दिल से, जो इतना पीसफुली और इतना अच्छा आंदोलन, इतना यहाँ पे अगर आप 100 आदमी इकट्ठा कर लो तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। और वहां पे लाखों की गिनती पे बैठे हैं, समझ लीजिए भगवान उनके अंदर आपको नजर आएगा, जो चीज मेरे को नजर आई। इतना प्यार और इतना अच्छा वो लोग उसको एम दे के लेके जा रहे हैं, और बहुत ही सही दिशा में जा रहा है ये आंदोलन। यही चीज सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देखिए अभी सरकार के जो नरेंद्र तोमर जी थे, वो 3 महीने से तो एक ही बात बोल रहे थे कि बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों की हित में है। अभी वो अपने ही मुंह से बोलने लगे कि ये बिल में हमको संशोधन चाहिए, हम लोग करके देंगे, संशोधन करेंगे। तो इसका मतलब कि सरकार तो झूठ ही बोल रही थी। तो एक बहुत बड़ा झूठ ही सरकार फैला रही थी आम पब्लिक के अंदर, सोशल मीडिया के। हाँ जी जी, हमारे एक साथी है, स्वामी जी है, वो कह रहे हैं तो झूठ से कूड़ा करते हैं, झूठ से ये खाना खाते हैं, झूठ का ये सब काम करते हैं, झूठ ही बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो साथियों, आप सोच रहे होंगे कि हमने वॉइस ऑफ मानवता न्यूज की तरफ से नए साल की बधाई क्यों नहीं दी? नए साल हम प्रोग्राम कर रहे हैं आज, नए साल की बधाई देंगे हम, थोड़ा इंतजार करें। जिस दिन मनुवाद से भारत मुक्त हो जाएगा, जिस दिन मनुवाद के राज से मुक्त हो जाएगा, हम जो मुबारकबाद भी देंगे और फूलों की वर्षा भी करेंगे वॉइस ऑफ मानवता के जरिए। अभी भारत मुक्त नहीं हुआ मनुवाद के राज से, इसको खत्म करेंगे आने वाले वक्त में बहुत जल्दी। गुरसेवक सिंह जी, जैसे आप बता रहे थे कि आईटी सेल के बारे में और भी बात करना चाहता हूँ आपसे। ये 40-50 हजार बंदे से बैठे हैं, शैतान की औलाद है, दिल्ली के अंदर बैठे हैं। मुझे लगता है कुछ आरएसएस के बंदे वहां पर बैठे हैं, नागपुर में बैठे हैं, जो सिर्फ झूठी फैलाने का काम करते हैं। तो ये समाज का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये ब्राह्मण या जो मतलब जो मेन जो है, जो इस मनुवादी वो कर रहे हैं, ये शायद मेरे ख्याल जो नीचे के तबके के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये नुकसान उनको भी हो रहा है। किन किन को नुकसान हो रहा है इस आईटी सेल के द्वारा? तो इसके बारे में क्या खुलासा करें? इसके बारे में खुलासा करें थोड़ा, ये गुरसेवक सिंह जी। देखिए जी, हमारी वाणी में लिखा है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। मैं किसी को खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने कभी खराबी अपने अंदर लाने की कोशिश ही नहीं की। अगर मैं अपने अंदर खराबी नहीं लाऊंगा तो मेरा काम भी खराब नहीं होगा। तो जो भी किसान भाई मेरे बैठे हैं, उनको इस चीज की सोचने की कोई जरूरत नहीं। आईटी सेल जो भी है गलत आंसर है, जो वहां अपनी कोशिशें कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि मेरा किसान भाई सब सही रास्ते पे चल रहे हैं और वो अपना काम सही तरीके से कर। जितने भी आईटी सेल के जो गलत मीडिया है या कुछ भी है, आपका ट्विटर से या और किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस बारे में समझाने की कोशिश कर
करते हो कि नहीं ये बिल ये फलाना सही है, ये ठीक है, ये किसानों के हित में है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की बात ये है कि मेरे को कुछ अगर चाहिए होगा तो मैं मांग के लूंगा, मेरे को कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग के लूंगा। आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं मेरे भाइयों? किसानों की बात, अगर वो किसान कहते कि मुझे ये चाहिए, तब ये गवर्नमेंट कहे कि हाँ भैया आपके लिए दे दूं। बिना मतलब को तो वो मांग नहीं रहे हैं, वो तो मांग नहीं रहे हैं, उनको जो जैसे थे वह वैसे ही ठीक है, जरूरत ही नहीं है। तो ये जितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, तो इसमें गुरसेवक जी वाणी की बात करें आपने, वाणी के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो सब लिखा है हाँ। कि सच की वाणी नानक के सच सुनाई से सच की वेला। अगर सच को सही वक्त नहीं कहा गया तो बेकार है। और वो ये भी कहते हैं कि बाबर को जो है ना जाबर भी कहा गुरु साहब ने, तो सच के अगर जो सच के टाइम पर सच ना बोला गया तो उसका जो है, अगर हमारे अंदर कहते हैं हम सच्चे इंसान है, हमने सच नहीं बोलना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे पास में ज्ञान है तो लोगों को बांट दीजिए उसको, और जो सच है तो उसको बोल दीजिए, नहीं तो ये सच हमारे साथ ही मर जाना, तो किसको क्या पता लगेगा हम क्या बोलते हैं। स्वर्ण सिंह जी, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, जो मतलब और भी उस बात को आगे बढ़ाए जो सरकार की तरफ से जो ये जो खेल कर रहे हैं। अभी जो मनप्रीत सिंह ने कहा कि ये संशोधन की बात कर रहे हैं, इनका जो मानववादियों का 5000 साल का इतिहास रहा है, कभी भी अपनी जबान के ऊपर पूरे उतरे हैं। अगर ये उतरते भी हैं तो एक कदम पीछे हटते तो 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए हटते पीछे, ताकि मजबूती से दूसरों को नीचे गिरा सके। तो सरकार इसके पीछे कौन कौन से षड्यंत्र कर सकती है, इसके बारे में क्या कहेंगे शरण सिंह जी? देखिए जी, सवाल ये है कि ये सरकार जो है अपने मकसद को पूरा करने के लिए शुरुआत ही इस सरकार की बुनियाद जो है झूठ के ऊपर चल रही है। ठीक है, इन्होंने हर वादे जितने भी किए हैं वो कोई भी एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। लास्ट में इन्होंने एक ही जवाब दिया था, ये तो जुमला था। तो ये जुमलों की सरकार है, तो जुमलों की सरकार के बातों का ऊपर ना तो आम आदमी कोई विश्वास भी कर सकता है, ना करेगा, और ना इनके पास में इनका कोई समाधान है। ये तो सिर्फ एक ही मकसद है इनका कि ये जो है ये प्रोटेस्ट जो है इनका लंबा चले, और लंबा चलने के साथ साथ अपने दुखी होकर के उठ के ये भाग जाएंगे, हमें कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज आपने देखा होगा पीछे मोदी जी ने दिखाया कि मैं किसानों से बात कर रहा हूँ। अरे जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, आप उनसे नहीं बात करके वो एमपी के किसानों से बात कर रहे थे। आपने देखा होगा कि वो एमपी किसानों से जो है ऑनलाइन बात कर रहे थे, जबकि सिंगू बॉर्डर उनके दिल्ली के पास में है, वहां जाकर बात नहीं कर रहे। तो उनको क्या ये मसला जो है हल करना ही नहीं है इसको, क्योंकि हल तब करेंगे अगर उनके पास में सच्ची नीयत होती है। वो तो पहले बिके हुए हैं, तो वो तो पहले जो है वो देखिए, आज ये जो बिल लाया गया है, ये बिल एक दिन में नहीं लाया गया। इस बिल को लाने के पहले अडानी अंबानी ने जो जमीनें खरीदी हैं, वो जमीनों की शुरुआत जो है पहले से हुई है। पहले वो रेलवे के नाम से जो जमीनें खरीदी गई, ठीक है जी, रेलवे की जो यहाँ पे जी फैक्ट्री लगेगी, किसानों से सस्ते में जमीनें खरीदी हैं। खरीदने के बाद में उस प्रोजेक्ट को जो है इन्होंने फिर वेयर हाउस में तब्दील किया। तो ये तमाम कोशिशें जो सरकार की हैं, ये शुरू से ही जो है ये इन जो है कॉर्पोरेट घरानों की जो है मदद करने के लिए जो है ये सरकार बैठी है। ये आम आवाम की सरकार नहीं है। अगर ये आम आवाम की सरकार होती तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान जो है लोग पैदल चले आ रहे थे, मगर इन्होंने जो है उनके लिए कोई फ्री सर्विस मुहैया नहीं कराई, कोई रेलवे मुहैया नहीं कराया। अगर रेलवे का भी कहा जी हम किराया जो है 80% देंगे, तो उस 80% किराए में भी आपने देखा होगा कि इन्होंने उस नॉर्मल ट्रेन की जगह जो है उसका किराया जो है एसी ट्रेन दिखा करके जो है इतना बढ़ा करके जो है कम करके लास्ट में वही फिर पब्लिक से ही पैसे बिटोरने शुरू कर दिए। तो ये सरकार आज तक कभी सरकार ने आवाम को कुछ दिया नहीं है। ये जो सरकार बैठी ये सिर्फ लेने के लिए। देखिए एक सीधी सी बात है, ये तो सीधे कहते हैं कि हम व्यापारी हैं। तो जब एक व्यापारी सत्ता पे बैठेगा तो वो देश का कोई भला नहीं हो सकता है जी। तो हमेशा जो है आवाम की नहीं सोचेगा, वो भला अपनी जो है बिजनेस के बारे में दिमाग लगाएगा। इसलिए सरकार से ये उम्मीद रखना ही कि वो कोई हमारा जो है सुधार करेगी या देश का भला करेगी।
ये जी जी सरकार जब तक बनी रहेगी, ये एक मुद्दा नहीं, आप शुरू से आज तक देखिए इनके पास में नए नए मुद्दे हैं जिससे जो है हर अवाम परेशान हुआ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जाहिद इकबाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने शायरी सुनाई थी, कोई और मजबूती वाली शायरी सुनाएँ और कुछ अपनी लिखी हुई सुनाएँ। इकबाल सिंह को अपने जो मोहम्मद इकबाल को सुनाइए, कुछ अपने लिखा है, जैसे हमने भी लिखा है, तो हम भी शायरी लिख लेते हैं कई बार। वो शायरी ना तो उसको शायरी का रूप रहता है, ना कोई कविता का रूप रहता है, बस बना देते हैं कई बार शायरी वगैरह। तो अपने लिखे सुनाइए कोई इकबाल जी। जी, जाहिद इकबाल जी जी जी। मैं भी कोई बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, बस लिख लेता हूँ। जी। तो अभी जिस तरह से जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनको कभी दलाल कहा जा रहा है, कभी खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी कहते हैं कि इसमें नक्सलवाद घुस गए हैं। इस तरह से आंदोलन को जो है सैबोटेज करने की जो कोशिश की जा रही है, उनको जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, कभी वाटर कैनन के जरिए, कभी आंसू गैस के गोले दागे गए, बहुत तरह का उनके ऊपर जुल्म हुआ है। तो उस पर चंद लाइन है सिर्फ कि तुम करो चाहे कितना भी हम पे सितम, जी तुम करो चाहे कितना भी हम पे सितम, अब तो पीछे ना हट पाएंगे ये कदम, आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे ये जंग, खून की आखिरी बूंद गिरने तलक और जिस्मों से रूह के निकलने तलक, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो सरकार चाहे जितनी भी जुल्म करे, जितनी बदनाम करे, कभी खालिस्तानी बोल दिया जाए, जो भी बोला जाए। और एक बात मैं बोलूंगा कि जी सिंगू बॉर्डर में जाकर के देख ले कि ना कोई खालिस्तानी है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई खालिस्तानी है, ना कोई पाकिस्तानी है। तासुब का चश्मा उतार के देखो, उस आंदोलन में हर एक हिंदुस्तानी है। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, हिंदुस्तान मत बोले इसको, क्योंकि शैतानों का सपना इसका हिंदुस्तान बनाने का है। इसको हिंदुस्तान की भारतीय का इस्तेमाल करो, अच्छा रहेगा। मनप्रीत सिंह जी, इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारा है जो अभी इन्होंने शायरी भी सुनाई है इसके ऊपर, और इसमें क्या क्या मतलब आपने महसूस किया वहां पर जाकर कि उस संग जो बुजुर्ग जो हमारे गए हैं, जिनके परिवार हैं पीछे, उनको परिवारों का कैसे गुजारा हो रहा होगा, या परिवार साथ बैठे हैं, तो बहुत सारे बुजुर्ग मारे गए, इसमें मर गए हैं, जो शहीद हो गए, मतलब उस शहीद क्योंकि आंदोलन में शहीद हुए, इनको हम शहीद ही मानेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो, अगर हम उनके लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे तो जिंदगी हमें कोई आने वाला कल हमें माफ नहीं कर पाएगा। तो उनके परिवारों का कैसे गुजारा हो रहा होगा, अगर इसमें वॉइस ऑफ मानवता के जरिए अगर कुछ हेल्प हो सकती है तो जरूर हेल्प करेंगे। तो उनके बारे में बताइए जरूर मनप्रीत सिंह जी। देखिए देखिए जो ये अभी तक आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, तो उनके लिए देखिए सबको ही मेरे हिसाब से तो आगे आना चाहिए। आप लोग एनआरआई भाई जितने भी हैं बाहर से, उनकी हेल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके फैमिली की परिस्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक पक्ष से बहुत कमजोर हैं वो लोग। और लेकिन उनका एक मैसेज जो बुजुर्गों का मैं आपको देना चाहता हूँ कि जी बुजुर्गों का वहां पे कहना है बैठे हुए कि बोले कि अभी उम्र हमारी, भले हम मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन ये जो सिंगू बॉर्डर पे हम लोग पहुंचे हैं, ये हम लोग का जमीर जिंदा है बोल के हम लोग आए हैं। जिनका जमीर मरा हुआ वो आज भी रजाइयों में बैठे हुए हैं। तो जी जी ये जो आर्थिक पक्ष से काफी कमजोर है, काफी अभी तक 30 के लगभग किसान शहीद हो चुके हैं वहां पे, तो उनकी जरूर उनकी मदद होनी चाहिए। मदद होगी, आगे कभी जिंदगी में कोई आंदोलन लड़ना पड़ा तो कोई भी आदमी उसके लिए पीछे नहीं हटेगा। जैसे कि अभी तक जैसे पुराने अपने जितने भी शहीद थे, सरकारों ने उनकी कोई खबर नहीं ली, जहाँ आम पब्लिक ने जो हेल्प की वही हुई, तो उनकी हेल्प कर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जी जी। तो हम एक बात और बताना चाहते हैं और सभी किसानों को। के जी बोलिए बोलिए मनप्रीत सिंह जी, बताइए। हाँ, वो बोल रहे हैं कि वहां पे जो बैठे हैं उनके हौसले बहुत बुलंद है। वो जैसे अपने धर्म में धन्ना भगत जी भगवान से भी पकड़ के काम करवा लेते हैं ना, वहां पे सिंगू बॉर्डर की वही परिस्थिति है। और समझ लीजिए भगवान को तो पकड़ के ही वहां पे इतना पीसफुली आंदोलन चला रहे हैं, भगवान उनके अंदर है इस टाइम। जी ये जी चीज है वहां। जी। एक गुरबाणी के अंदर पंक्ति है, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव करायदा, दर मंगन भिग न पायदा। इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े राजे महाराजे, अगर गुरु साहब या वाहिगुरु की जो नजर है, जो अल्लाह की नजर है, अगर उसके ऊपर से हट जाए तो जो सुल्तान होते हैं वो भीख मांगने के लायक बन जाते हैं, मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इनके हालात ऐसे होंगे
इनको लोग कहेंगे कटोरा भी नहीं हाथ में आएगा और भीख भी नहीं मिलेगी, भूखे मर जाएंगे, ऐसा लगे इनका ऐसा हालात हो सकती है। क्योंकि गुरबाणी की जो अंदर लिखी चीजें वो सच लिखी है, और बिल्कुल जिन्होंने जुल्म किया आज तक उनका क्या हालात रहे वो आप सभी जानते हैं, इतिहास के अंदर क्या हुआ। तो सोरेन से गुरसेवक सिंह जी क्या कहना चाहते हैं जी। इसमें? जो गुरबाणी की जो अर्थ है बहुत मतलब एक अर्थ नहीं बनते हैं, गुरबाणी के बहुत सारे अर्थ निकालने वाले अलग बहुत अलग बैठे हैं, अलग अलग तरीके से अर्थ निकालते हैं, एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकल जाते हैं। तो जैसे कि मतलब ये हालात चल रहे हैं फिलहाल ये, तो अभी तक जितने आंदोलन देखे आप सभी ने, एक हम और भी बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भारत में दो किस्म के आंदोलन चलते हैं, एक तो सच्चाई और ईमानदारी का, जिसमें सिख हैं, मुसलमान हैं, जैन है, लिंगायत है, एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, सभी के सभी आंदोलन चलाते सच्चाई और ईमानदारी का होता है। एक मनुवादियों का आंदोलन होता है जो झूठ, बेईमानी, कपट और लड़ाई और खूंखार और कुछ लोगों को मारने का आंदोलन करते हैं। तो ये दो आंदोलन चल रहे हैं भारत में 5000 साल से। अभी जो लास्ट है ये आंदोलन, जो पहले भी यहाँ से सिखों ने एक क्रांति खड़ी हुई थी पंजाब से, जिसने मुगलों का राज खत्म किया। दूसरी क्रांति खड़ी हुई, अंग्रेजों का राज खत्म किया। अब तीसरी क्रांति है, ये मनुवादियों का राज खत्म करेगी। तो इसमें आने वाले वक्त में एक सच्चाई और ईमानदारी राज कायम होगा, जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं, खालसा राज कहते हैं, या हलेमी राज कहते हैं, गया गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं खालसा राज। तो गुरुसेवक सिंह जी क्या जी, कहना चाहते सबसे हैं? पहले मैंने जी हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आपने क्वेश्चन किया था कि नए साल की मुबारक, तो नए साल की मुबारक हम उसी दिन देंगे जिस दिन हमारे किसान बिल पास हो जाएगा। जी स्पेशली मैं तो उसी दिन दूंगा सबको, और उसी दिन मेरा नया साल भी शुरू होगा, जिस दिन हमारे किसान भाई सब खुशी खुशी अपने घर, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बापों के पास, अपनी बहनों के पास जाएंगे। उस दिन मेरे लिए सही सही मायने में नया साल होगा। और दूसरी बात आपने जो कही कि ये एक हमारे सिखों का जो आंदोलन है, ये मेरे क्वेश्चन से आपने आंसर पहले ही दे दिया कि हमारे सिखों ने कौन कौन से आंदोलन किस किस तरह से फतेह किए हैं। वो इतिहास मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छी तरह से गुरबानी की तुकों से बता रहे हैं। वो बहुत, हमारा सिख इतिहास ऐसा रहा है, जब भी किसी के पे जुल्म हुआ है तो सिखों ने सबसे बड़े पहल की है। और पहला क्वेश्चन जो मेरा था आईटी सेल का, तो हमने जब लॉकडाउन में इतनी सेवा की, उस वक्त किसी ने भी हमको ये नहीं कहा कि ये आतंकवादी हैं, ठीक है। आज जब हम अपना ये फैसला लेके चले हैं कि नहीं, हमको ये बिल नहीं लेने, इस पे हमारा कोई फायदा नहीं है, आप आज हमको आतंकवादी कह रहे हैं। जब लोग दूर दराज से पैदल चल चल के, जैसे कि मोनू जी ने कहा, स्वर्ण जी ने कहा कि पैदल घर आ रहे, तो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं, कोई उनके लिए ट्रैवलिंग की प्रोग्राम नहीं किया गवर्नमेंट ने। उस वक्त कुछ सेलिब्रिटी जो थे, जो दो इक्का दुक्का जिनका नाम बहुत ज्यादा मीडिया में आया, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बार बार उनको ये बता के छोटा नहीं करना, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट के सर से जू नहीं रहेंगी। आज जब हमारा आंदोलन इतने साफ तरीके से हो रहा है, इतने सही तरीके से हो रहा है, कोई वायलेंस नहीं, इसको आईटी सेल बल ये ट्विटर्स के माध्यम से या मैसेंजर के, या इनके जो भी छोड़ा हुआ है, इन्होंने भद्दे आदमी छोड़े हुए हैं इसके बारे में कि भाई ये इनको बदनाम करो, भाई ये करते हैं, ये वो करते हैं। ये ऑलरेडी जो मीडिया हमारे साथ है वो सबके पास ये मैसेज जा भी रहा है। इसको बार बार मैं ये कह के इनको तो छोटा करने का, इससे ज्यादा छोटा और क्या कर सकते हैं, जो हम आप सब मिलके जुड़ के बैठे हुए हैं, इनके अगेंस्ट में हम बैठे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस प्रोग्राम को इस तरह से लाने की कोशिश की। तो मैं यही कहूंगा, मैं पहले पंजाबी में बोल रहा था, मेरे ख्याल से ये हो रहा था क्योंकि पंजाबी में भी बोलना जरूरी है, सो मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ कि नहीं, ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, हम सिखों का इतिहास बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है हमारा इतिहास क्या है। कोई भी मुहिम है जो शुरू हमने की है, उसको फतेह करके ही हमने छोड़ा है, तो ये भी फतेह करके ही छोड़ेंगे। हमारी अरदास में भी है, राज करेगा खालसा आखी रहे न कोई। सो मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ। जी नहीं, इतिहास बताना पड़ेगा, क्योंकि जिन शैतानों ने इतिहास पढ़ रखा है लेकिन आम लोगों ने नहीं पढ़ा, आम लोगों को गुमराह कर दिया गया, और उनको समझाना हमारा फर्ज है, उनको सही दिशा देना हमारा फर्ज है। अगर हम नहीं बताएंगे उनको तो फिर वो पीछे वो दुश्मन बनकर हमें पीछे पड़ जाएंगे। हमें दो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक तो अपने लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और दूसरा दुश्मन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता जी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें उन लोगों से लड़ाई लड़नी पड़े, क्योंकि आज हर आदमी जागरूक हो चुका है। कुछ मीडिया ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या आप जैसे कुछ चैनल हैं जो सब आदमी को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कोशिशें इनकी रहेंगी,
मैं आपके साथ सहमत हूँ, इनकी कोशिशें हैं, इसीलिए कुछ आदमी भटक रहे हैं, लेकिन सब नहीं। आस्ते आस्ते हमारी जीत होगी, और जीत होनी ही, हर हाल में जीत होनी है सर। जी जी। स्वर्ण सिंह जी, जैसे अगर बाई चांस, मतलब मेरा एक सवाल और भी आगे चल गए, जैसे सरकार अगर बिल को इसको मतलब मान भी लेती है, अगर इसको हमने मतलब किसानों के हक में इसको बंद कर दिया बिल को, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो कल को नया बिल लेकर नहीं आएंगे कुछ और। ये तो इतने शैतान की पूंछ है कि इन्होंने 20-50 बिल जो है ना पहले ही तैयार रख रखे हैं, इनको किस तरह गुमराह करके कहाँ पर ले जाना। पिछली बार जो एनआरसी का बिल लेकर आए थे, उन्होंने गुमराह किया, अभी ये ले आए, दूसरा बिल ले आए। अभी जरूरी नहीं है कि ये लास्ट बिल है, ये ऐसे ऐसे बिल पता नहीं 50-60 वो पास कर रखे उन्होंने पहले से। जो इसको बंद करेगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा तीसरा आ जाएगा, चौथा आएगा, पांच आएगा, मतलब गुमराह करने में इनका ये माहिर लोग हैं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे सुब्रत सिंह जी इसके ऊपर आप? देखिए जी, ये मसला ये है कि इनका जो है, ये जब सत्ता पे आके बैठे थे, सत्ता पे बैठने के पहले ही जो है कॉर्पोरेट घरानों से इन्होंने एग्रीमेंट कर रखी थी। आज देखिए, आज इन्होंने नोटबंदी की, तो नोटबंदी से ना तो ये काला धन वापस ला सके, नोटबंदी से इनको अपना फायदा हो गया, नोटबंदी से जो है आम आवाम को जो है नुकसान पहुंचाया है, या अपोजिशन को नुकसान पहुंचाया है, मगर इन्होंने अपने सेफ साइड खुले रखे थे, जिससे ये पहले अपने आप को सेफ लेके चले। तो ये कोई भी काम करेंगे तो ये आज ही ये बिल लेके नहीं आ रही। अब देखिए, ये तमाम बिल जो है, जब ये कहीं जाके फंस जाते हैं तो ये कांग्रेस का नाम दे देती है सरकार जी। अभी भी ये कह रही कि ये बिल तो जी ये कांग्रेस ने बनाया था, ठीक है जी। नोटबंदी का फैसला ये वो भी कहते कांग्रेस का था। तो सर जी, सब काम अगर कांग्रेस ही करती तो आपने क्या किया? तो कहने का मसला ये है कि ये तमाम चीजें जो है, जब ये फंसने लगती है तब ये कांग्रेस का नाम ले लेती है। और इनका जो सिस्टम है, ये सिर्फ यही दिखाना चाहती है कि ये ऑलरेडी ये सरकार जो है कॉर्पोरेट के हाथों बिकी हुई है। ये वही काम करेगी जिससे कॉर्पोरेट को फायदा हो। तो इसके पीछे मेरा अपना मानना ऐसा है कि इसमें जो है कि इसमें अगर ये बिल जो पास हो अगर नहीं पास हुआ है बिल ये, तो मनुवादी का जो है, जो सपना है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का 2025 में, इसको कमर टूट जाएगी इनकी। अगर उनको ऐसा लग रहा अगर इसे भाई ये बचा लेंगे तो लोगों की कमर टूट जाएगी। अगर ये टूट गया तो मनुवादी की कमर टूट जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जाहिद इकबाल जी, क्या कहना चाहते हैं शायरी के द्वारा? कुछ ऐसी छोड़िए शायरी जिसकी वजह से लोगों के आगे खुल जाए। सर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि देखिए, ये जो है इनका मकसद जो है हमेशा यही रहा है कि हर आवाम को जो है परेशान करके जो है नया बिल लेके आए जी, ठीक है। ये इनका मकसद हमेशा यही रहा है कि देखिए, कभी देखिए आवाम जब फ्री रहेगी ना, तब वो सरकार के बारे में सोचेगी, सरकार की नीतियों के बारे में सोचेगी। इंसान को तो इन्होंने फ्री रखा ही नहीं, नोटबंदी पे परेशानी दी, तो आवाम जो है अपने मकसद में जो है अपने परेशानियों में था। उसी के साथ साथ जो है, जब तक इंसान वहां से स्टैंड हुआ तब इन्होंने जीएसटी लाके परेशान कर दिया। तो ये इनका जो है अभी मेन मुद्दा क्या है, आवाम को परेशान करके देश को बेचना है, और इनका मकसद कुछ नहीं है। देश को बेच करके ये जो है, चाहे वो हिंदू राज का नाम तो ये दे रहे हैं, मगर वो हिंदू राज तो नहीं बना पाएंगे। ये जो है हिंदुस्तान को कॉर्पोरेट के हाथों गुलाम बना देंगे। ये हिंदू का एक किसान जी 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 एक वो नहीं बन पाएगा, इनका तो सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं ये हेलो, नहीं इनका वो सपना, हेलो, इनका ये हिंदू राज बनाने का सपना तो एक लॉलीपॉप है हिंदुओं को गुमराह करने के लिए। ये सरकार जो है ना हिंदुओं की है, ना ये मुस्लिमों की है, ना सिख की है। ये है कॉर्पोरेट घरानों की गुलाम है। ये हिंदू का लॉलीपॉप दे करके, हिंदू राज का लॉलीपॉप दे करके सब कुछ जो है कॉर्पोरेट घरानों को बेचने पे तुली हुई है। नहीं, वैसे एक साफ बात कर देना चाहते हैं, हिंदू जो भारत के अंदर जो हिंदू है 15% ही हिंदू है। जो एसटी एससी ओबीसी को लोग वो हिंदू नहीं है। वो अगर हिंदू है तो अपनी जन्म कुंडली चेक कर ले, जन्म कुंडलियों में लिखा हुआ उनकी कि वर्ण में लिखा शूद्र। शूद्र का मतलब होता है गुलाम, और गुलाम का मतलब होता है जिसकी कोई जात नहीं की, मतलब वो बेकार होगा। तो गुलाम जिनकी जन्म कुंडलियों में लिखा हुआ वर्ण में शूद्र लिखा, गण में लिखा राक्षस, और राक्षस कैसे हो सकता है हिंदू?
अब हिंदू जी जो लिखा है, ब्राह्मणों ने लिखा अपनी जन्म कुंडली में देव, और वर्ण में जी लिखा जो उसमें मतलब ब्राह्मण, और गण में लिखा देव। तो देवते जी और राक्षस कैसे हो सकते हैं और एक धर्म में जी कैसे रह सकते हैं? अभी फिल्में देखते हैं आप सभी, या नाटक देखे होंगे बहुत सारे, उसमें देवते राक्षसों को मारते हैं, तो फिर जी राक्षस कैसे हो सकता है देव हिंदू? तो ये जो है मतलब इसमें थोड़ा समझे, 15% हिंदू रहते हैं भारत में, जो उनको ब्राह्मण कहते हैं या उसको कहते हैं, वो मनुवादी कहते हैं उनको। तो जी जाहिद इकबाल जी क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? क्या मतलब कोई शायरी सुनाए दोबारा, कोई नई, कोई अच्छी सी? ये एक बिल्कुल नई शायरी है, जी गौहर रजा की शायरी है कि ये जो आंदोलन फैला है और सरकार ने जो मजबूर किया है किसानों को सड़कों पे आने पर, कि तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं, ये जो सड़कों आपकी पे आपकी हैं, आवाज गड़बड़ा रही है आपकी, थोड़ा आवाज ठीक कीजिए। हाँ जी हाँ आ रही है आवाज? बोलिए बोलिए जी। जी, तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनको से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं, खुदकशी का चलन छोड़कर आए हैं, बेड़ियां पांव की तोड़कर आए हैं, सोंधी खुशबू की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर जाएंगे। अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। तुमसे पहले भी जाबिर कई आए थे, तुमसे पहले भी जाबिर कई आए थे, तुमसे पहले भी शातिर कई आए थे, तुमसे पहले भी ताजिर कई आए थे, तुमसे पहले भी रहजन कई आए थे, जिनकी कोशिश ये थी, जिनकी कोशिश ये थी सारे खेतों का गंदुम बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखें। उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। तुम जो जी कुर्सी पे खुदा बन गए, तुम जो कुर्सी पे बैठे खुदा बन गए, तुम समझते हो तुम आज भगवान हो। तुमको किसने दिया था यह खून से सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। अगर जमीन पर खुदा है कहीं भी कोई, अगर जमीन पर खुदा है कहीं भी कोई, तो वो दहकान है वही देवता वही भगवान है। और वही देवता अपने खेतों की मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे है, सरबकफ अपने हाथों में परचम लिए, सारी तहजीबे इंसान का वारिस है जो आज सड़कों पे है। जी हाकिमों जान लो तानाशाहों सुनो, हाकिमों जान लो तानाशाहों सुनो, अपनी किस्मत लिखेगा ये सड़कों पे अब। काले कानून का जो कफन लाए हो, काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियां उसकी बिखरी हैं चारों तरफ। इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनुक रंग में, इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनुक रंग में, आने वाले जमाने का इतिहास भी शाहराहों पर ही अब लिखा जाएगा। जी किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अभी सैलाब हैं और सैलाब तिनको से रुकते नहीं। तो ये जन आंदोलन जो है अब ये रुकने वाला नहीं है। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितना इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, जितना एक अलग परसेप्शन तैयार करें, ये आंदोलन रुकने वाला है नहीं और ये जीतकर ही किसान वापस अपने घर जाएंगे। जी जी नौशीन बाबा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे मीडिया आजकल की बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रही है, बहुत सारे शैतानी मीडिया बैठे हैं, तो मीडिया वाले जो और भी जाने वाले हैं बहुत सारे आ रहे हैं आगे, ये सुधार कैसे कर सकते हैं? अगर वो जो शैतान मीडिया अपना सुधार करना चाहती है वो तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से सलाह दे दीजिए उनको भी, तो हम जो कर रहे हैं काम इसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं और भी, और जो और लोग जो आना चाहते हैं इसमें मीडिया के बारे में बताएं कि मीडिया इसको कैसे इसमें स्ट्रॉन्ग हो सकता है मीडिया आने वाले वक्त में। जी मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि जाहिद आपके कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, आप उसको म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारी बात फिर सुनी नहीं जाएगी। अच्छा, जी पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी जो मैं मिस कर गई थी शुरू में, जी और जो मनप्रीत जी का पहला लाइन था, उन्होंने शब्द यूज किया था मानवता, और जिस चैनल पे हम बोल रहे हैं वो है वॉइस ऑफ मानवता। और मैं जी ये भी बता दूं, ये जो टीम यहाँ पे बैठी है, ये 2 टीमें बैठी हैं, नेताजी भगत सिंह यूनाइटेड फोरम की टीम और जस्टिस यूनिफाइंग सोशल जस्टिस की टीम, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की टीम। तो यहाँ पे यह हुआ ना, जो मानवता की बात है, तो हमें जो जोड़ा है
वो मानवता ने ही जोड़ा है। और ये जो आंदोलन हम बंगाल से चला रहे हैं वो मंजीत सिंह जित्ते जी की अगुवाई में चला रहे हैं। और उनकी सिंप्लिसिटी देखिए, जब मैंने उनको अप्रोच किया कि आप वॉइस ऑफ मानवता में बोलिए, तो वो इतने सीधे हैं और उन्होंने मतलब इतना काम किया है। वो भी मीडिया को पता भी नहीं चला कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ये जो हुआ ना खिदमत खल्क, ये जो आपके कौम के अंदर है खिदमत खल्क, लंगर चलाना, और वो बस चलाना, वो अब अपने मन की तृप्ति के लिए हो या अपनी मानसिक तृप्ति के लिए हो, तो वहां पे भी जो आंदोलन चल रहा है वो तृप्ति के लिए ही है। वो मानसिक और मानव की तृप्ति के लिए, मानवता की तृप्ति के लिए, कि अगर हक के लिए आज नहीं बोला तो पता नहीं कब बोलेंगे। और ये बोल कर बैठे हैं कि अपना हक कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ आपका नहीं मांग रहे हैं, जो उनका है, जो आप उनसे छीनना चाह रहे हैं, आपको छीनने से रोक रहे हैं। तो जब ये भावना आपके अंदर है, इसका मतलब आपके अंदर मानवता जिंदा है जी। और धर्म के नाम पे जो ये मीडिया हाउसेस चल रहे हैं वो सिर्फ धर्म के नाम पे ही चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे ही चल रहे हैं और फेक न्यूज, झूठ पर ही चल रहे हैं। अगर इन पे सच की बात की जाए, मानवता की बात की जाए, हक की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए, तो ये सारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये बंद हो जाएंगी। इनके पास ना कोई मसाला होगा, ना कुछ बोलने के लिए होगा, क्योंकि पट्टा होता है ना कि बस पट्टा लगा रखा है यहाँ पे, वो पैंट में डालने के अलावा पट्टा यहाँ गले तक पहुंच गया है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो राम मनोहर लोहिया जी की एक कहावत है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। तो सड़कें सुनसान नहीं होने देंगे किसान, ठीक है? आप सड़कें सुनसान दिखाओ, आप अपने कुछ लोग फीड कराओ कि वो किसान नहीं है। मेरा एक सवाल था, मैंने पर्सनली एक सवाल किया था 30 दिसंबर को जब इनकी बैठक थी, तो मैंने यही बोला था कि जब आप बदनाम कर रहे थे, जब पूरी मीडिया हाउस बदनाम करने पे लग गई थी किसानों को, तो सरकार ने बात मानी किसकी? सरकार ने दो मांगे कबूल किसकी की? जाहिर सी बात है भारतीयों की। वो भारतीय नागरिक है, वो खालिस्तानी नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है। तभी आप सातवीं बैठक कर ली, उनके साथ लंगर का खाना खा लिया, आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ गया। अब आप सब कुछ, अब आप एक और बताने 4 तारीख को एक और बैठक करने वाले, तो जाहिर है कि आप भारतीयों के साथ ही करने वाले हैं ना, कोई बाहर वालों के साथ तो नहीं करने वाले। तो ये चीज है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया सच कब तक छुपाएगी? मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ये फैक्ट दिखाना पड़ेगा ना कि हमारी सरकार ने 2 में से 2 मांगे पूरी कर ली। तो अब 2 में से 2 मांगे तो खालिस्तानियों की पूरी नहीं करने वाले, भारतीयों की पूरी करने वाले। तो आपने जैसे कहा कि सच अटल रहता है, अगर आपके अंदर मानवता जिंदा है और आप हक की बात कर रहे हैं, तो आपको वो जैसे होता है ना कि एक वो किसान ही बोल पाएगा, वो जो एक आप बीज डालते हो वो जमीन फाड़ कर निकलता है, तो सच भी वही है। आप कितना उसमें बालू बरसा दो, कितना उसको ढक दो, उसको जूती से अगर चाप भी दो, लेकिन वो सच है, वो उठेगा जरूर। मेन स्ट्रीम मीडिया जितना बदनाम कर ले, आईटी सेल वाले लाखों आईटी सेल वाले हमें बदनाम करने के लिए लग जाए, लेकिन ये जो स्क्रीन में एक मानवता का जो संगम यहाँ दिख रहा है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये संगम है मानवता का, और हम भारत को ऐसे ही बचाएंगे और आगे लेकर जाएंगे। बस सर जी, हमें जानकारी देना चाहते हैं आप सभी को। हम 500 वकीलों की टीम तैयार कर रहे हैं। जो भी गुनाह करेगा, चाहे वो नेता हो, जज हो, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उसके ऊपर हमारी टीम केस करेगी और उसको जेल में डालेगी। और कोई भी पुलिस वाला ऐसा हरकत करता है जिसकी, जहाँ पर भी मतलब ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर बहुत सारे ऐसे हैं जो केस की देख परवाह नहीं वो नहीं करते हैं, मतलब सामने देते गरीब आदमियों को। तो ऐसे जो टीम तैयार करेंगी, उनके नाम से थर थर कांपेगी, पुलिस वाले भी, नेता भी थर थर कांपेंगे, इनको सबको जेल में डालेंगे अगर इन्होंने कोई गड़बड़ किया। तो यही टीम हम बहुत जल्दी तैयार कर रहे हैं। और मैं एक शायरी सुना, जब आप शायरी बोलते हैं जाहिद जी, तो एक शायरी है, वो एक अच्छे काम के लिए लोग बाग जो है पैर पीछे हटा लेते हैं बार, और अच्छे काम के लिए लोग बाग बहुत रोकने की कोशिश करते हैं उनको। बुरे काम के लिए कोई नहीं किसी को रोकता है, बुरे कामों के लिए तकरीबन 90% कहते हैं चल कर ले काम, हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए टांग जरूर अड़ाते हैं। उसके ऊपर मैंने शायरी लिखी थी कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों,
जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं, आसान बना देते हैं। तो इसको हम आसान भी बनाएंगे और इसको करेंगे भी और इसमें जीतेंगे भी। मनप्रीत सिंह जी, मैं लास्ट सवाल करूंगा आपसे कि क्या कहना चाहते हैं लास्ट में, आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी को? और ये हमारा आंदोलन कामयाब होगा, इसमें किसान, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन सभी लगे हैं इसमें, तो इसको हम जरूर कामयाब करेंगे। और ये मनुवादी जो सरकार है, जो है तो भीख मांगने वालों सरकार, ये भीख मांगने वाले जो भीख मांगते हैं वो दूसरों को भी कटोरा देना चाहते हैं कि खुद कटोरा लेके घूमते हैं। तो ऐसे तो आने वाले वक्त में एक सरकार अभी चलनी चाहिए होगी, जो सरकार सच्चे लोगों की होगी, वो भोजन दी होगी। मनप्रीत सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार लोगों की सरकार नहीं है, ये ईवीएम मशीन की सरकार है। जी और जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तो ये मनुवादी इनकी ऐसे ही कायम रहेगी, क्योंकि इनको लगता है, इनको पता है कि हमको जीतना ईवीएम मशीन से, पब्लिक से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉर्पोरेट घरानों को हमको गोद में रहना है। और पहले तो ये ईवीएम मशीन जानी चाहिए। मनुवादी सरकार तो एक दिन का खेल है, आपके सामने इलेक्शन होगी, जीरो हो जाएगी। और दूसरी बात, जो बोल रहे हैं कि मोदी जी तो खुद बोल चुके हैं कि मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाई है। मेरे पास ऑलरेडी वीडियो क्लिप भी है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। तो ये बात आपकी सच है कि ये भीख मांगने वाले लोग हैं। और बाकी रही बात किसानों की हक की, देखिए आज तक सरकार ने जितनी भी कोशिशें की हैं, वो देखिए कोशिशें इनको, किसानों को और इनके जो इनकी मांगे हैं, हक है, उनको बदनाम करने के लिए ही इन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट की है। तोमर जी किसानों के साथ बैठ के बोलते हैं कि किसानों ने इतना बढ़िया इनको जो बिल का जो अर्थ थे वो करके इनको दिए, इनके सामने रखे, कि तोमर साहब को बाहर में एक घंटा फोन लाइन पे बात करनी पड़ी कि इनको अब क्या हम रिप्लाई दें, हमारे पास रिप्लाई कुछ नहीं है। ये तोमर जी की फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग का रिजल्ट था। तो किसानों ने पहले तो ये बोलते थे, ये गोदी मीडिया बोलता था कि ये किसान ही नहीं है, ये अंग्रेजी बोलने वाले किसान नहीं होते, या ये काजू बादाम खाने वाले किसान नहीं होते। तो इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए इनको बोलने पे कि जब केरल में बाढ़ आया, बिहार में आया, तमिलनाडु में आया, उड़ीसा में आया, तो वहां यही खालसा एड के जो इंसान थे, हम लोग बंगाल में आया तो खालसा एड और यही सिख थे, वहां पे जाके हर चीज मुहैया करवा रहे थे। अब इनको शर्म नहीं आई कि इनसे पूछा जाए कि भाई आपको फंडिंग कौन करता है, आप तो खालिस्तानी हो। तो ये बहुत ही एक शर्म की बात है जो जी न्यूज का एक एंकर बोल रहा है, जो सुधीर चौधरी बोल रहा था। मैं तो सोशल मीडिया में मेरा ओपन चैलेंज है कि इनका कोई भी एंकर मेरे को बैठा ले, 10 मिनट मेरे क्वेश्चनों के आंसर दे दे, या मेरे से जो क्वेश्चन पूछना चाहता है मैं उनके आंसर दूंगा। कोई भी उसके लिए आज तक मेरे पास पहुंचा नहीं है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो किसानों का जो मुद्दा है, सरकार इनको आज तक, सरकार की जितने भी अप्रोच रहे, जितनी मीटिंगें रहे हैं, वो बेसिट्टा इसलिए है कि सरकार चाहती नहीं कि ये बिल रद्द हो। वो किसानों को गुमराह, अपने में दो फाड़ डिवाइड करना चाहते थे, जो आज तक वो कामयाब नहीं हो पाए। तो अभी सरकार के सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रही कि इसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि सरकार झुकना नहीं चाहती, उनको झुकने में शर्म आ रही है। अभी यही झूठ को आज तक वो बोलते आए थे कि बिल बहुत अच्छे हैं, बिल अच्छे हैं, वही मुंह से उनको बोलना पड़ रहा कि बिल गलत है, वोट की जरूरत है। तो सरकार समझ लीजिए फंस चुकी है अभी, और सामने बंगाल की इलेक्शन है, और कॉर्पोरेट घरानों के अगर गोद में नहीं बैठेंगे तो बंगाल की इलेक्शन के लिए पैसा उनको कौन देगा? ये भीख मांगने वालों को पैसा तो कॉर्पोरेट घराने ही देंगे। और ये सरकार समझ लिए कि चारों तरफ से दबी हुई है, फंसी हुई है। और जैसे समझ लीजिए जो इनके फेवर में जो जितने भी चैनल बोल रहे थे, चैनल किसके थे? अंबानी के चैनल थे। 22 चैनल 2014 का इलेक्शन से पहले अंबानी ने खरीदे हैं, जिनका काम सिर्फ एक ही था, फंडा एक ही था कि मोदी जी के लिए प्रचार करना है। और आज जो किसानों ने आईटी सेल चलाए हैं, और किसानों ने जो सोशल मीडिया पे और नॉर्मल जो पब्लिक है वो किसानों का ऐसा साथ दे रही है कि सरकार के आईटी सेल और प्लस इनके जो गोदी मीडिया चैनल है वो फेलियर नजर आ रहे हैं। इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि प्रचार कैसे किया जाए। तो किसानों की ऑलरेडी जीत हो चुकी है, किसानों की जीत तो पक्की है और हो भी चुकी है, और सरकार को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि इसका बीच का रास्ता क्या निकाला जाए।
वो अभी फंसी हुई सरकार है, समझे ना। तो ये सरकार पूरी फंस चुकी है। गुरसेवक सिंह जी, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सभी को? मैं यही कहूंगा, जैसे गुरप्रीत ने अपना मनप्रीत ने कहा कि आईटी सेल वाले ये बता रहे हैं कि बादामों का लंगर है, ये फलाना है, ये ठीक है, ये आतंकवादी हैं, वो ये पिज्जा खाते हैं। जिस दिन किसान फांसी ले रहा था, मजबूरी में मर रहा था, उस दिन तो किसी दिन भी किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। आज वो अपने हक की लड़ाई के लिए वहां बैठे हैं इतनी ठंड में। आपको भी मालूम है, पंजाबी में कहते हैं कि हड्ड चीरनी ठंड दे विच बैठे आ सारे अपने सड़कों ते। आज उन्होंने कोई पिज्जे का लंगर देख रहा है, बादामां का लंगर देख रहा है, जो कि खुद आप बेचारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी तो मंगते नहीं। आसपास की जनता आसपास की जनता को भी ये पता चल गया है, जहां पे उन्होंने अपना धरना रखा है वो उनका साथ दे रहे हैं। अगर ये गलत होते तो आसपास के उनके साथ नहीं देते। तो मैं यही कहूंगा कि इनकी दीवार में पीठ लग गई है, इनकी पीठ दीवार में लग गई है। ये ईगो की लड़ाई आ गई है अब कि हम कैसे इसको माने। अगर हम मानते हैं तो वो जो प्रजातंत्र से राजतंत्र बनाने वाली जो इनके अडानी अंबानी है, उनको हम क्या जवाब देंगे। तो अब ये फंस चुकी है सरकार। ये जो मीटिंग नौशीन जी ने कहा कि अगर ये मीटिंग कर रहे हैं तो कि खालिस्तानी से तो नहीं कर रहे, किसानों से मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको सारे जवाब बहुत अच्छे मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। और जाते जाते यही कहूंगा कि ये जीत हमारी होगी, हर हाल में होगी, खुशी खुशी होगी। आने वाला साल खुशियों भरा होगा हर किसान भाइयों के लिए। जी, स्वर्ण सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी इनके पास में अभी हमारी शर्तों को मानने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं है। मगर ये क्या है कि ये सरकार झुकना नहीं चाहती, क्योंकि इनको पता है कि अगर एक ये बिल वापस कर लिया तो इसके साथ में जो है इन्होंने 370 और एनआरसी सीए वाला बिल जो है वो भी वापस की डिमांड उठेगी। इसलिए ये चाहते हुए भी जो है ये ऐसे फंस चुकी है कि ये बिल वापस लेंगी नहीं। ये अपनी जिद पे अड़ी है और इनका मकसद एक ही है कि इस मुहिम को जो है और लंबा चलाएं और ठंड के मारे जो किसान है उठ के भाग जाएंगे। इनके दिमाग में जो चल रहा है, और ये इसको जो है खत्म करने के मूड में है ही नहीं सरकार। अब देख रहे हैं, मगर ये क्या है कि हमें जो है किसानों का समर्थन देना चाहिए, आम आदमी को किसानों का समर्थन देना चाहिए, ताकि उनके हौसले बुलंद हो और संभव जितना हो सके सारे आवाम जो है हर देश के कोने कोने से उनके पास जा करके कुछ दिन के लिए बैठे, ताकि उनके हौसले और बुलंद हो। ताकि ये देखिए, ये लड़ाई जो है ये सिर्फ किसान की नहीं, ये आम आवाम की भी है। जो आज देखिए, आज सामान जो हम लोग को बाजार से मिल रहा है, आज अगर हम लोग को कॉर्पोरेट घराने से लेना पड़ेगा, कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि आम आवाम जो है वो खाने के बिना मर जाएगा। इसलिए हमें जो है, हम लोगों का मकसद एक ही होना चाहिए और इस किसान बिल के बारे में आम आवाम को जो है जानकारी दें, ताकि सारी जो आवाम है ये इस चीज के बारे में जान करके जो है किसानों का समर्थन करे और उनकी हौसला बढ़ाए, ताकि सरकार अपने इस जो है जिद्दी रवैये से जो है पीछे हटे। और आने वाले इलेक्शन में जो है इनको तो सबक मिल ही जाएगा। भले ये जितना मर्जी जो है झूठ से जो है दबाने की कोशिश करे इनकी मीडिया, मगर आपने पिछले इलेक्शनों में भी देखा होगा, हर जगह से सरकार जो है हारी है। और आने वाले ये जो सामने अभी इलेक्शन है, बंगाल है, आसाम है, ये तमाम इलेक्शन में भी इनको जो है मुंह की खानी पड़ेगी। और यही इनका जो है, यही इनका जो है मकसद है। ये अभी जीतने के लिए ये अभी हम जो है गुमराह कर सकती है, मगर मकसद एक ही है, ये बिल को वापस करेगी नहीं। और हमें भी जो है जितना देर लगाएगी उतने लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा ताकतवर होंगे, उससे मतलब इनको इनके हाथ में कटोरा देके छोड़ेंगे लोग। ऐसी बात अगर बिल बाप करेंगे तो हरे बरसात बच भी जाए। अगर ये नहीं तो जितने लोग मजबूती से आगे बढ़ करके भीख मांग जब तक इनके आगे मतलब भीख नहीं मांगे तब तक ये बाज नहीं आएंगे। तो लोग जो है ना मजबूती, जब कितने लोगों ने मतलब देखो ना, एक महीने के अंदर सिख राज का जो एक मतलब उन्होंने एक दिखा दिया ट्रेलर है ये सिख राज का। अगर पूरे भारत में सिख राज या सच्चाई का राजा खड़ा हो गया तो कैसे हालात हो गए। हम इसको गारंटी के साथ में कहते हैं कि जिस दिन भी राज सच्चाई का हमने स्टार्ट कर दिया है, आज 10 साल के अंदर अंदर इसको
अमेरिका की बराबर कंट्री खड़ी कर देंगे लाकर, और अमेरिका के कनाडा के बाहर के लोग वहां पर आएंगे, जैसे हम बाहर बैठे हैं ना फिलहाल, ऐसे लोग अमेरिका के बाहर के वहां जाए करेंगे इंडिया के अंदर। ऐसी कंट्री बना देंगे उसको, जो हमारा आत्मा की कंट्री है वो बहुत जल्दी आत्मा आएगी। जाहिद इकबाल जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? जी बोलिए आप बोलिए। हाँ जी, मैं करना चाहूंगा कि सरकार जल्दी बिल को वापस ले ले, इससे आपकी पड़ेगी। जाहिद जी आप हाथ, आवाज गड़बड़ा रही बोल रहे हैं। आपके पास मीडिया है जो आपको भगवान बना देगी। अगर आप बिल वापस भी तो आपकी गोदी मीडिया आपको पूरी तरह से भगवान बना देगी। पूरे विश्व में ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने किसानों के हित के सोचकर बिल को वापस लिया, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। बिल फौरी तौर पर वापस लें। आप जब पूरी ताकत आपको आवाज नहीं आ रही। बिल वापस लेंगे तो पीछे जूता लेके खड़े ना वो अडानी अंबानी, वो जूता लेके खड़े ना, वो इधर आएंगे तो इधर मारेंगे। जनता खड़ी जूता लेके, तो उनको तो फंसे पड़े उनको। सामने इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी अगर अडानी अंबानी नाराज हो गए तो? हाँ, तो नौशीन बाबा जी आप क्या कहना चाहिए लास्ट में? आप लास्ट में मैं यही कहूंगी, ये जो आपके बिल्स हैं, चाहे वो लोकल मंडी खत्म करने के लिए हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसमें से आपने आलू, तेल और दाल जैसी चीजों की जमाखोरी तादाद कर देने के लिए बनाई हो, ये सीधा काला मतलब काला बाजारी है, ये जुल्म है। और किसान जो खड़ा है रास्ते पे, वो सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ा है, वो अपने हक के लिए तो खड़ा ही है, अपने जमीन और जमीन के लिए तो खड़ा है, वो हमारी लड़ाई भी लड़ रहा है, हम इंसानों की भी लड़ाई। जो हम अभी बैठकर ये कर रहे हैं, अपने अपने घरों पे बैठे हैं, तो किसान जो सड़कों पे बैठा है वो हमारे लिए लड़ रहा है, क्योंकि हमारे प्लेट तक आते आते ये जो आलू, दाल, तेल जो भी है, वो हम लगेगा कि सोने के भाव खाने वाले हैं, क्योंकि जो ये कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं भाई, हम सोने का निवाला खाने की औकात नहीं रखते, लेकिन आवाज जरूर रखते हैं, हक के लिए बोलने के लिए जज्बा जरूर रखते हैं, और लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इतना यकीन है कि सच्चाई मानवता की ही होगी, सच्चाई हक की ही होगी, सच्चाई सड़कों पे बैठे किसान की ही होगी, सच्चाई भारत की ही होगी। जय भारत, जय भारत। जी, कोई लास्ट में कुछ कहना चाहता है अपने मन की बात? अगर क्यों मन की बात तो दुनिया को सुनाते हैं लोग, अगर वो अपने मैं एक बात कहना चाहता हूँ नौशीन जी से। नौशीन जी, आपने जो कहा कि प्लेट में तोले के भाव से हमें खाना मिलेगा, तो 15 लाख आपकी अकाउंट में आया नहीं क्या? 15 लाख आ गया होगा आपका। 15 रुपए भी नहीं आया होगा शायद, 15 रुपए भी नहीं। अरे हेलो, मैंने सर जी जनधन योजना का खाता भी खुलवा लिया, और आज जो है मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ 15 लाख का। ठीक है जी, 15 साल भी इसलिए तब भी नहीं आएगा कुछ। देखिए बिहार के किसानों के ऑलरेडी 8,000 अगर उनके जनधन किसानों के खाते में आए, और 10,000 10 रुपए का उनको नोटिस आ चुके हैं, जिन्होंने पैसे वो जिनके खाते में आए हैं। तो ये 15 लाख आएगा तो 30 लाख देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ये जुमले हैं, ये 15 लाख आने वाला नहीं है। और लास्ट मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए सरकार को ये जो मीटिंगें कर रही हैं, सरकार दोगला नीति कर रही है। एक तरफ तो किसानों के साथ बैठ के जब मीटिंग से उठते हैं तो तोमर जी कहते हैं कि हम शोधन करने के लिए, बिल में शोध करने के लिए तैयार हैं, और आधा घंटा बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि ये किसान जो हैं ये गलत कर रहे हैं, ये बिल सही है, तो ये बिल ऐसे ही रहेंगे, उनकी यानी कि फ्यूचर के लिए बिल लाए गए हैं। तो सरकार को पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये दोगला नीति खेल रहे हैं।
ये दोगलापंथी इनको बंद कर देनी चाहिए। अभी किसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, तो ये बेवकूफ बनाने का रास्ता इनको खुद को शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए कि हम लोग किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अगर हजारों किसान तो बोल रहे हैं कि आप हम लोग से बैठ के हम लोग आपको लिखती रूप में दे चुके हैं कि बिल की खामियां क्या है, तो सरकार फिर भी उनको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो सरकार को इनकी बात मान के इनको खुशी खुशी उनके घर भेज देना चाहिए। और जो घर में बैठे हुए हैं उनसे मेरी यही अपील है कि आप लोग ये किसानों का, ये इंसानियत का साथ दीजिए, क्योंकि साथ देना बहुत जरूरी है। अगर आज देखिए, आज बिहार में, पहले बिहार बोलते थे ये तो खाली हरियाणा और पंजाब को दिक्कत है, अभी तो राजस्थान भी आ गया। बिहार में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, बिहार में किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको रैलियां नहीं निकालने दी जा रही। पटना राजधानी में ये हुआ था, गिराव हुआ था, तो वहां पे लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर। और यूपी के किसान जा रहे हैं केरल के। अभी सॉरी, मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि ये बादाम खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। जब कर्नाटका के किसान आए, जंतर मंतर पे धरना दिया उन्होंने, बेचारों ने अपना पेशाब तक पिया, मरे हुए चूहे खाए, तब तो सरकार ने कौन सी उनकी बात सुन ली थी? ये तो जो हक मांग रहे हैं ये अपने बलबूते पे, अपनी हिम्मत के दम पे मांग रहे हैं। और हक मांगने का अधिकार ये कानून, ये संविधान सबको देता है। और ये कानून रद्द करवा के हम लोग घर लौटेंगे। हम लोग को भले साल 2 साल क्यों ना बैठना पड़े, ये सरकार और गोदी मीडिया का पूरा हम लोग नाक में दम करके छोड़ेंगे। ये हमारा सबका जज्बा है। और मैं वहां जाके आया हूँ, वहां जो 80 साल की जो माताएं बेटी है ना, उनसे मैंने पूछा कि माता जी आप क्यों आए हो धरने पे? तो बोले बेटा आप लोग के फ्यूचर का है, जब हमारे बच्चे ही सुखी नहीं रहेंगे तो उससे अच्छा हमको तो हम लोगों की तो जिंदगी 5 साल 10 साल बाकी है, लेकिन हम लोग को आपका फिक्र है। आपके लिए हमको यहाँ ठंड में मरना भी पड़े, हम शहीद होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बिल वापस करवा के हम लोग जाएंगे। ये जज्बा है किसानों का। जी जी, एक शायरी कहना चाहता हूँ लास्ट में। उठो जागो मूल निवासी में सभी आते हैं, मुसलमान, जी। सिख, ST SC OBC, सिर्फ मनुवादी मूल निवासियों में नहीं आते हैं, ये बाहर के जी। आगे DNN का अलग है। तो उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है, टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियां, इससे ज्यादा खोने को हमारे पास कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं। गुरु सेवक सिंह जी और सरवण सिंह जी और नौशीन बाबा जी खान जी और जाहिद इकबाल जी और मनप्रीत सिंह जी, आप सभी का स्पेशल धन्यवाद। आप हमारे साथ भी जुड़े और उम्मीद करते हैं आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ में ऐसे ही चलते रहेंगे। हम भी सच्चे लोगों को जोड़ते हैं, साथ में झूठों को भी जोड़ देते हैं केवल, लेकिन उनका इंटरव्यू हम बहुत तरीके से लेते हैं। लेकिन आप लोग सच्चे से काम किया, हम जोड़ते रहते हैं लोगों को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े हमारे साथ में। थैंक यू सर का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਮੇਘਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ये नौशीन बाबा जी का खान दिन का धन्यवाद करो, इन्होंने स्पेशल इसमें प्रोग्राम में इन्होंने वो तो हमारे साथ सुबह शाम जुड़ी रहती हैं जी। हाँ, इन्होंने सारा काम किया है, जुड़े। हमने कोई मैसेज किया था, इन्होंने इनकी वजह से जुड़ पाए। थैंक यू जी आपका सबका। हम मंजीत सिंह जीती की वजह से इनसे जुड़े हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो साथियों, आप सभी ने देखा, हमने बात की सभी से। आज कमलजीत सिंह जी मतलब किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, कोई काम हो गया हुआ उस करके नहीं आए। लेकिन अभी हमारे साथ में गुरु सेवक सिंह जी और नौशीन बाबा खान जी और सवर्ण सिंह जी और जाहिद इकबाल जी और मनप्रीत सिंह जी, ये सभी लोग जुड़े थे। अपने अपने तरीके से सबने बात की है, अच्छी बातें की हैं, अच्छे तरीके से जगाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम इनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं वॉइस ऑफ मानवता टीम की तरफ से। और वॉइस ऑफ मानवता आप सभी जानते हैं कि उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता ये अकेला हमारा नहीं, आप सभी का है। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी के साथ, सभी से कि आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ में चल करके आगे बढ़ते रहेंगे और सच्चाई और ईमानदारी के साथ देते रहेंगे। क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता उठाता सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की। और जुड़े रहें। भारत के असली वारिस वही हैं जो सच बोलना जानते हैं, गरीबों के हक में उठाने जानते हैं, आवाज़ उठाने जानते हैं।
बाकी लूटना तो चोट चक्के जानते हैं, लुटेरे जानते हैं, वो असली वारिस नहीं हो सकते। क्योंकि आप अगर एक उदाहरण दिया जाए कि घर में जो है माँ बाप सबसे ज़्यादा प्यार उससे करते हैं जो अच्छा इंसान हो, जो सबकी बातें मानता हो, जो सब कुछ अच्छा करता है उसकी बात मानता है। जो चोर डाकी करता है, डाका डालता है, उसको कौन अच्छा मानता है? उसको तो घर तलाश मार के भगा देते हैं। तो ऐसे ही है जब देश के साथ में देश के गद्दार हैं जो लोग, जो अपना आपको कुछ भी कहते हैं तो वो देश के गद्दार हैं, तो गद्दारों असली वारिस नहीं हो सकते। तो इस करके हमने असली वारिसों के साथ बात की और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सबका जुड़े रहे हमारे सोमनाथ के साथ में। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान।